Okay, so this is the lecture of two of free or natural convection, and the agenda of this class is we will discuss about the calculation of convective heat transfer coefficient in case of free or natural convection, and some empirical correlations. Clear? Empirical correlations are the relationship between the variables by these are not derivations. Clear? These expressions are not derived by some mathematical expressions. These expressions are derived only and only on the experimental basis. That's why these called the empirical correlations. And second one, here also we will discuss about the combined convection. That is, if suppose there is a flow over the surface, so there is a possibility somewhere it is a free and somewhere it is a forced convection, और वो कैसे होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा. And definitely the numericals on the free convection. Clear? So basically before starting the topics of this free or natural convection, I already told you that due to in last class जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्री कन्वेक्शन कैसे होता है, तो आप उसमें देख रहे थे कि जो वेलोसिटी का इफेक्ट है या वेलोसिटी जो आती है वो वेलोसिटी ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आती है, और वो वेलोसिटी का अमाउंट जो होता है या अगर कहें कि क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है. तो उसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर एनालिसिस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जो भी फार्मूले डेवलप करेंगे वो सिंपली एम्पिरिकल फार्मूले हैं, कोई भी डेरिवेशंस नहीं है. तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये मैं ओवर द सरफेस की बात कर रहा हूँ. इंटरनल के केस में कन्वेक्शन जो है फ्री कन्वेक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ये ओवर द सरफेस का कॉन्सेप्ट है. तो और उसमें भी ये जनरली ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं वो वर्टिकल के केसेस हैं. हॉरिजॉन्टल का केस कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था. से फॉर एग्जांपल ये हीटिंग का अगर केस है, ये इसका टेम्परेचर अगर सरफेस Ts है या Tw है और यहाँ का जो फ्लूइड का टेम्परेचर है Tf है, तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर, आपको याद होगा जैसे हम लोगों ने फोर्स्ड कन्वेक्शन में किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने फिल्म टेम्परेचर एज्यूम किया था, तो वही हम लोग यहाँ पर भी फिल्म टेम्परेचर लेंगे विच इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस एंड फ्लूइड. तो इस फिल्म टेम्परेचर पर आप जितनी भी प्रॉपर्टी हैं फ्लूइड की जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे फिल्म टेम्परेचर. और एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, वो ये कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट था 1/T था, तो वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी चूँकि एवरेज वैल्यू होगी तो क्योंकि 1/Tf होता वो, तो हर एक लेयर पर Tf की वैल्यू अलग अलग होती, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये होगा T फिल्म, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द T फिल्म. क्लियर? और ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो यहाँ पर जरूर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज बीटा की वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी. इसका रीज़न क्या है कि केल्विन में कन्वर्ट करने का, ये मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका हूँ. तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि बीटा की वैल्यू 1/T फिल्म करके कंसीडर किया जाएगा. अब इसके एक्सप्रेशन में कुछ भी प्रूफ नहीं है, कि इंपीरिकल कोरिलेशन डेवलप किया गया. The mathematical analysis of free convection under different situation is quite complicated, जैसा मैंने आपसे बताया अभी. क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो बहुत नेग्लिजिबल है. क्लियर? और वेलोसिटी के वेरिएशन नेग्लिजिबल होने से प्रेशर का भी इफेक्ट आएगा उसमें. डिफरेंट और वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं जो कि फोर्स कन्वेक्शन में वो चीज़ हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे. तो जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनती थी. Experiments have been performed for several years to correlate the free convection heat transfer coefficient with the governing parameters. For the variety of circumstances, the empirical relation, clear? Empirical relation is expressed as, ये general एक empirical relation है, Nusselt number, average Nusselt number is equal to C, some arbitrary constant, and multiplication of Grashof into Prandtl, Grashof into Prandtl, this called the Piclet number, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा. एंड दिस इज द पावर n. एक जनरल है और डिफरेंट यहाँ पर जो c की वैल्यू है और n की वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि आपका जो केस आप जो कंसीडर कर रहे हैं उसकी सिचुएशन कैसी है. इस चीज़ को मैं अभी डिस्कस भी करता हूँ.
where the empirical constant C and the N vary from situation to situation. The properties in the dimensionless group are evaluated at film temperature. जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई अभी. नेक्स्ट वन कि ये जो n की वैल्यू है, लास्ट क्लास याद होगा आपको, मैंने टाइप ऑफ फ्लो बताया था कि आप अगर इसमें टाइप ऑफ फ्लो देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्लो कैसा है, तो ग्रासाफ नंबर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ग्रासाफ नंबर की वैल्यू मैंने बताई थी. तो अगर वो लैमिनार है तो n इज इक्वल टू 1/4 होगा, और अगर वो टर्बुलेंट है तो n इज इक्वल टू 1/3 होगा. और जो C की वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है. और वो कितनी होगी? देखिए, एम्पिरिकल फार्मूले तो कई हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन उनमें से कई केवल बहुत छोटे एम्पिरिकल फार्मूले जिनको आपको याद करना पड़ेगा, वो एम्पिरिकल फार्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूँ. इनको आपको याद करना है. क्लियर? बाकी एम्पिरिकल फार्मूले अगर कुछ भी उस रेंज में नहीं आते हैं तो आपको वो क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन के प्रॉब्लम कराए थे, उसी तरह से वहाँ के भी रहेंगे और वहाँ पर वैल्यू दी जाएगी. अब बात करते हैं इसमें एम्पिरिकल कोरिलेशंस की. तो एम्पिरिकल कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ग्रासहॉफ नंबर जो आपने डेराइव किया था लास्ट क्लास, वो था ग्रासहॉफ नंबर इज इक्वल टू जी बीटा टी एस माइनस टी एफ एल सी क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर. इसका प्रूफ भी मैंने आपसे कहा था कि अगर ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, उसको मैंने भेज दिया. हॉरिजेंटल प्लेट को अगर मैं कंसीडर करूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है, दिस इज़ अ प्लेट. क्लियर? दिस इज़ द प्लेट. हॉरिजेंटल प्लेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप हॉरिजेंटल प्लेट कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें दो केस बनते हैं. ध्यान से समझिएगा. हॉरिजेंटल प्लेट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो दो केसेस बनते हैं. एक कि अगर ये हॉरिजेंटल प्लेट है और इसके ऊपर वाला सरफेस हॉट सरफेस है, तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला सरफेस हॉट सरफेस कंसीडर नहीं किया जा रहा है. तो ये अगर हॉट सरफेस है, ये ध्यान रखिएगा, मैं केस ध्यान से आप समझ लीजिए. हॉट सरफेस अगर अपर एंड है, इसका हॉट सरफेस है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है LC, इस LC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? LC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सरफेस एरिया प्लेट का पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर. तो ये हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. ध्यान से समझिए, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अलग अलग हैं. तो ग्रासहॉफ नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली इसमें LC अगर सही आपको पता है तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे. तो LC क्या है यहाँ पर? सरफेस एरिया ऑफ दैट प्लेट डिवाइडेड बाई इट्स पेरीमीटर. दूसरा, ये जो मैंने यहाँ पर RA लिखा है, दिस कॉल्ड द रेलिग नंबर. क्या बोलते हैं इसको? रेलिग नंबर. दिस इज कॉल्ड रेलिग नंबर. दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस नंबर एंड दिस इज डिनोटेड एज RA, and which is equal to multiplication of Grashof into this is Prandtl. Clear? This is the multiplication of Grashof into Prandtl. तो Grashof और Prandtl को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा रेलिग नंबर. क्लियर? तो दिस इज द रेलिग नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन है. और अगर ये मल्टीप्लिकेशन 10 to the power 4 to 10 to the power 7 के बीच में अगर आता है, ठीक, आपको क्या करना है? आपको वहां पर C की जो वैल्यू है, याद होगा जो जनरल फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था. जनरल फार्मूला क्या लिखा था? नसेल्ट नंबर, एवरेज नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू, दिस इज C टाइम्स ऑफ Grashof इनटू Prandtl. दिस इज Grashof इनटू Prandtl टू द पावर n. ये चीज मैंने लिखी थी. तो यहाँ से आपको C की वैल्यू, अगर रेलिग नंबर आपका 10 to the power 4 to 10 to the power 7 है, रेलिग नंबर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ Grashof और Prandtl, तो C की वैल्यू 0.54 होगी और N की वैल्यू 1/4 होगी. और अगर ये जो रेलिग नंबर है वो 10 to the power 7 से 10 to the power 11 है, तो यही C की वैल्यू 0.15 हो जाएगी, बट N की वैल्यू 1/3 होगी. क्लियर? तो आपको यहाँ पर C और N की वैल्यू को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू द रेलिग नंबर. अब दूसरा केस में कंसीडर करूं, अगर ये पहला मैंने मान लिया, ये दिस इज द फर्स्ट केस, तो इसका जो सेकंड केस है, अपोजिट केस, उस केस में क्या है कि अगर ये हॉट प्लेट है और हॉट प्लेट में आपका अब ये वाला एंड अगर हॉट है, क्लियर, ऊपर वाला नहीं है, ये लोअर एंड आपका अगर हॉट है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर. लेकिन यहाँ पर नसेल्ट नंबर जो है वो नसेल्ट नंबर, रेलिग नंबर 10 to the power 5 to 10 to the power 11. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 10 to the power 11 के बाद का क्या होगा? अगर वो 10 to the power 11 के बाद का है तो उसका इंपिरिकल कोरिलेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा. क्लियर? हो सकता है ये भी कोरिलेशंस आपको क्वेश्चन में दिए हों, ठीक, तो लेकिन इतने आपको अगर नहीं दिए तो इनको याद होना चाहिए, ये बेसिक है.
तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 11, c वैल्यू इज 0.27 और n वैल्यू इज 1/4। यहाँ पर केवल एक ही फार्मूला है, दूसरा फार्मूला जो भी है फर्दर रेंज का, आप देखिए यहाँ पर रेंज काफ़ी ज़्यादा है, ये 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 था और 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 11 है, तो इसलिए 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 11 यहाँ पर एक ही रेंज मैंने पूरी कंसीडर कर ली है और n इज इक्वल टू 1/4 कंसीडर किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर जनरली ऐसा होता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए हॉट प्लेट है तो यहाँ जो लेयर बन रही होगी वो कुछ ऐसी बन रही होगी, हॉट प्लेट की वजह से ये सरफेस इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी लेयर बहुत नेग्लिजिबल है, लेयर बहुत नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आपका लेयर जो है वो जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है या थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो बहुत नेग्लिजिबल होगी अगर हॉट प्लेट आप इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी रेंज कंसीडर की। इसमें लैमिनार ही केस पॉसिबल है, टर्बुलेंट केस पॉसिबल नहीं है। एनीवे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं केसेस डिस्कस करूं यहाँ पर, तो अभी इन केसेस को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अगर मैं वर्टिकल प्लेट कंसीडर कर रहा हूँ और वन डायमेंशनल हीट फ्लो कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ग्रासाफ नंबर में। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लेट या हाइट ऑफ द प्लेट जो भी है वो कंसीडर करना पड़ेगा आपको। रेलिक नंबर अगर 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 9 के बीच में अगर आता है तो c की वैल्यू 0.59 होगी और n की वैल्यू 1/4 होगी। और अगर रेलिक नंबर 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 13 जाता है तो आपका जो c की वैल्यू है वो 0.1 और n की वैल्यू 1/3 होगी। सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मत समझिएगा, थोड़ा 4 बार आप लिख के देखेंगे तो इसको याद हो जाएगा। दूसरा इंक्लाइंड प्लेट अगर आप देखें, इंक्लाइंड प्लेट अगर प्लेट को इंक्लाइंड किया जाए, अब इसमें एंगल समझिए आप, ये एंगल वर्टिकल के साथ में है, ध्यान रखिएगा। जनरली एंगल आपको ऐसे दिया होगा तो ये एंगल एक्चुअल में 90 माइनस थीटा है, तो थीटा उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल थीटा अगर इस तरह से है तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप कंसीडर करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L के बराबर, यानी जो लेंथ ऑफ द प्लेट है उसी के बराबर होगी। एंड यूज द वर्टिकल प्लेट इक्वेशन फॉर अपर सरफेस ऑफ कोल्ड प्लेट एंड द लोअर सरफेस ऑफ हॉट प्लेट एंड रिप्लेस G बाई G cos थीटा। G यानी जहां पर आप ग्रासाफ नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रासाफ नंबर में याद होगा आपको क्या था, दिस इज द बीटा, दिस वन इज द G, जो कि इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो G था वहां पर वो G cos थीटा हो जाएगा, G cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस वन इज TS माइनस दिस वन इज TF, क्लियर, TS माइनस TF एंड दिस इज द LC क्यूब डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वायर। तो केवल ग्रासाफ नंबर का कैलकुलेशन बदलेगा, बाकी आप वर्टिकल प्लेट का इक्वेशन यूज कर सकते हैं फॉर अपर सरफेस ऑफ कोल्ड प्लेट एंड द लोअर सरफेस ऑफ हॉट प्लेट, क्लियर। तो इसमें आप वर्टिकल फ्लैट प्लेट की इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी है, रेलिंग नंबर इस तरह से कैलकुलेट करके इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल सिलेंडर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्टिकल सिलेंडर और हॉरिजेंटल सिलेंडर। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपने एलसी का कैलकुलेशन गलत कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, जैसे ये एलसी है, अगर ये वर्टिकली सिलेंडर सेम मास सब कुछ सेम है, अगर इसको वो आपने वर्टिकल डायरेक्शन में रख दिया तो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, जो इफेक्ट है, वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा, यानी इफेक्ट जो कंसीडर किया जा रहा है वो लेंथ ऑफ द प्लेट या हाइट ऑफ द प्लेट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्टिकल सिलेंडर है तो ये एल या एच के बराबर होगा। और इसका जो केस है, अगर पर्टिकुलर जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब ये जो दिया हुआ है, सॉरी ये जो डिस्टेंस दी हुई है, दिस इज द डायामीटर। ये डायामीटर अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 35 L अपॉन ग्रासाफ नंबर टू द पावर 1/4 है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर डायामीटर आपकी 35 L अपॉन ग्रासाफ नंबर टू द पावर 1/4 से बड़ी या बराबर है तो क्या होगा, ये जो वर्टिकल सिलेंडर है, ये वर्टिकल सिलेंडर एग्जैक्टली वर्टिकल प्लेट की तरह कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द केस। अनदर केस कि अगर डायामीटर 35 L अपॉन ग्रासाफ नंबर टू द पावर 1/4 से छोटी होती है तो क्या होगा, उसका जो इंपीरिकल फार्मूला है वो कुछ डिफरेंट होगा और डेफिनेटली वो थोड़ा सा बड़ा फार्मूला होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतने फार्मूले याद करने हैं यहाँ तक। अब इसके बाद ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने बड़े फार्मूले आप नहीं याद कर पाएंगे, केवल यहाँ तक की चीज़ों को आपको याद रखना है।
हॉरिजेंटल सिलेंडर में अगर देखेंगे, मैं केवल ये इसलिए लिखा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बतानी है आपको। हॉरिजेंटल सिलेंडर अगर आप देख रहे हैं इस तरह से, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप कंसीडर करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डायामीटर ऑफ द ट्यूब होगी या डायामीटर ऑफ द सिलेंडर होगा। ध्यान रखिए कि ये एक्सटर्नल की बात हो रही है। क्लियर? बाकी आप ग्रासैप और प्रांटल कैलकुलेट करिए, उसका फार्मूला आपको दिया होगा कि रेलिक नंबर किस रेंज से किस रेंज के बीच, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला आप याद नहीं कर पाओगे। स्फीयर के केस में भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो डायामीटर के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं फर्दर मूव करता हूँ, कंबाइंड फ्लो के बारे में आपको बताता हूँ कि कंबाइंड फ्लो का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, कंबाइंड फ्लो कब पॉसिबल होता है? कंबाइंड फ्लो एक्चुअल में पॉसिबल है कि अगर आप जो प्लेट है वो काफ़ी बड़ी प्लेट आप कंसीडर कर रहे हैं और जो आपने एक फैन इंस्टॉल किया है, वो आपका जो फैन है वो जो प्लेट आपने कंसीडर की है उस प्लेट से कुछ डिस्टेंस पर है, बहुत पास में नहीं है। ठीक? तो पॉसिबिलिटी क्या है कि शुरुआत में तो फोर्स कन्वेक्शन बनेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपका जो प्लेट का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो आफ्टर सम टाइम इट इज़ पॉसिबल कि उसमें कुछ इफेक्ट फ्री कन्वेक्शन का भी हो। दैट मीन्स ड्यू टू द डेंसिटी वेरिएशन वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो, फैन की वेलोसिटी वहाँ तक ना इफेक्टिव हो। क्लियर? तो मैंने यही चीज़ लिखी है यहाँ पर, कंबाइंड फ्री आर फोर्स कन्वेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द फ्लूइड इन ग्रेविटेशनल फील्ड always rise natural convection current, and due to this we can say the forced convection in the gravitational field always accomplished by a free convection as shown in the figure. Clear? अब अगर इस तरह के केसेस हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। मिक्स्ड कन्वेक्शन के केस में दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या तो फ्लो असिस्टिंग टाइप होगा या अपोजिंग टाइप होगा। असिस्टिंग फ्लो में अगर आप देखो कि जो फैन हमने इंस्टॉल किया, ये फैन जो इंस्टॉल किया, अब ये असिस्टिंग फ्लो का मतलब क्या है? इस तरह की बाउंड्री लेयर कब बनती है? व्हेन Ts इज ग्रेटर दैन Tf। यही तो है, व्हेन Ts इज ग्रेटर दैन Tf। और इस तरह की बाउंड्री लेयर कब बनती है? व्हेन Ts इज लेस दैन Tf। यही तो था। याद करिए, जो फर्स्ट क्लास इसकी मैंने बताई थी कि अगर सरफेस टेम्परेचर फ्लूइड टेम्परेचर से कम है तो ये बाउंड्री लेयर इस तरह से बनेगी, और अगर सरफेस टेम्परेचर फ्लूइड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो बाउंड्री लेयर इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर जो फैन है वो सेम पोजीशन पर है, तो अगर ये जो फ्लूइड की पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो फैन की वेलोसिटी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो असिस्टिंग फ्लो होगा। और अगर फ्लूइड पार्टिकल्स की डायरेक्शन और फैन फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको अपोजिंग फ्लो बोलेंगे। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है, ये जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है वो जनरल फार्मूला कुछ ये है, हियर द मिक्स्ड फ्लो हीट ट्रांसफर रेट इज हायर फॉर असिस्टिंग फ्लो, डेफिनेटली ऐसा होगा, एज कंपेयर टू द अपोजिंग फ्लो। असिस्टिंग फ्लो में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अपोजिंग फ्लो। इसलिए यहाँ पर जनरल फार्मूला देखिए, असिस्टिंग के लिए क्या लिखा गया? Nusselt number, average Nusselt number for combined flow is a Nusselt number to the power n for forced convection and Nusselt number n to the power free convection, and this whole power is 1 by n। और अगर ये अपोजिंग फ्लो होगा तो अपोजिंग फ्लो में देखिए ये चीज़ माइनस हो जाती है। क्लियर? अब इसमें n की वैल्यू क्या होगी? तो ये चीज़ ध्यान से समझिए कि अगर आपने वर्टिकल कंसीडर किया तो n वैल्यू इज 3, and if you are consider the horizontal plate, n value is considered as 4, and Nusselt number are calculated separately for forced and free convection. Is that clear? अब मजे की बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंबाइंड फ्लो है या मतलब फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है। क्लियर? तो जैसे आपको याद होगा, मैंने कंबाइंड फ्लो आपको ओवर द सरफेस फोर्स कन्वेक्शन में बताया था, तो वहाँ पर तो आपने क्रिटिकल वैल्यू से पता लगा लिया था कि वहाँ पर कंबाइंड फ्लो है या नहीं है। वह उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं और वो नंबर है रिचर्डसन नंबर। दिस इज द रिचर्डसन नंबर, एंड रिचर्डसन नंबर इज अ रेशियो ऑफ ग्रासैप नंबर टू द स्क्वायर ऑफ रेनॉल्ड नंबर। क्लियर? दिस इज द रेनॉल्ड नंबर का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है? नाउ फॉर डिसाइडिंग द प्रॉब्लम बिटवीन मिक्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड एंड फ्री कन्वेक्शन, वी कंसीडर द रेशियो ऑफ ग्रासैप टू द रेनॉल्ड नंबर स्क्वायर एज पर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अगर ये रेलिक नंबर रिचर्डसन नंबर लेस देन 0.1 आता है तो ये सिंपली फोर्स कन्वेक्शन होगा। क्यों फोर्स कन्वेक्शन होगा? क्योंकि आप देखिए कि रेनॉल्ड नंबर स्क्वायर की वैल्यू ग्रासैप नंबर से ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ग्रासैप और रेनॉल्ड नंबर स्क्वायर की वैल्यू 10 से कम है,
क्लियर? 10 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रासैफ नंबर इज ग्रेटर दैन द रेनॉल्ड नंबर। तो अगर ये वैल्यू 10 से कम है तो ये फ्री कन्वेक्शन होगा, और अगर ये जो रिचर्डसन नंबर है ये 0.1 से 10 के बीच में कोई वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर ये मिक्स्ड कन्वेक्शन होगा। ठीक, तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो मैं फर्दर मूव करता हूँ और मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और मिक्स्ड का मैं कोई प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में दूंगा तो आप उसमें अकॉर्डिंग टू इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो थ्योरी पोर्शन जो अभी तक था वो मैंने ख़त्म किया। अब इसके क्वेश्चंस को समझिए ज़रा ध्यान से कि क्या है ये। एक वर्टिकल बॉडी है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल बॉडी है, क्लियर? एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल बॉडी है, 300 mm डायमीटर है एंड 1.6 मीटर हाई है। सिलेंडर बॉडी एंड 1.6 मीटर हाई is maintained at a constant temperature of 36.5 degree centigrade. The surrounding temperature is 30.5 degree centigrade. Find out the amount of heat to be generated by the body per hour. Per hour आपको कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ्री कन्वेक्शन के प्रॉब्लम फोर्स कन्वेक्शन से बहुत आसान होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको फिल्म टेम्परेचर पर दे दी, डेंसिटी दे दिया, स्पेसिफिक हीट दे दिया, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दे दी, कंडक्टिविटी दे दी और बीटा की वैल्यू दे दी। जनरली बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है किस तरह से, 1/t फिल्म करके। एंड यूज दिस कोरिलेशन, ये जो कोरिलेशन आपको दिया है, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.12 रेलिक नंबर टू द पावर 1/3। अब जब ये चीज़ दे दी गई है तो आपको जो रेलिक नंबर है यानी ग्रासैफ और प्रांटल का मल्टीप्लिकेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, यही बार आपको अप्लाई करना है। क्लियर? देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो डायामीटर इज दिस वन एंड हाइट इज दिस वन। अब कॉमन सेंस लगाइए, आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें कैसे पता चलेगा कि ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। देखिए अगर सिलेंडर आपका उसमें दिया गया होगा वर्टिकल सिचुएशन, सॉरी हॉरिजेंटल पोजीशन पर अगर दिया गया होगा तो आपको ये लिखा जाएगा अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ 300 mm डायमीटर एंड 1.6 मीटर लॉन्ग। ठीक, हाइट की जगह पर लेंथ लिखा होगा, और अगर ये वर्टिकल रखा होगा तो वर्टिकल में ये हमेशा हाई करके लिखा होगा। तो इसलिए आप इसको इस तरह से एज्यूम करेंगे। तो मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया है, आप क्वेश्चन करते समय डायग्राम जरूर बना दीजिएगा कि आप ये क्या एज्यूम करके कर रहे हैं। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द डायामीटर। क्लियर? तो डायामीटर कितना है, 300 mm, हाइट इतनी है, सरफेस टेम्परेचर है, फिल्म टेम्परेचर है, बीटा की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपकी दी हैं। सबसे पहला काम जैसे वहाँ पर करते थे कि रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर आपको ग्रासैफ नंबर कैलकुलेट करना है। तो ग्रासैफ नंबर में सिंपली केवल एलसी का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो एलसी आपने वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर केस, सो दैट द हाइट इज गिवन इज 1.6। तो एलसी की जगह हम 1.6 यूज करेंगे। और देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द 1.367 into 10 to the power 10। नाउ चेक वेदर इट इज अ मिक्स फ्लो और नॉट। अब ये एक मतलब मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर लिखा है, हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नसेल्ट नंबर इस तरह से दे दिया गया है। मैंने एडिशनली लिखा है, एडिशनली इसलिए लिखा है, उसके पीछे का पर्पज़ है कि मिक्स फ्लो का मैंने प्रॉब्लम कंसीडर नहीं किया। अब मान लिया आपने ग्रासैफ नंबर निकाल लिया, क्वेश्चन ये है अगर आपको यहाँ पर कोरिलेशन ना दिया होता तो क्या करते आप। अब इसको चेक करने का तरीका है कि आप रिचर्डसन नंबर यानी ग्रासैफ डिवाइडेड बाय द रेनॉल्ड नंबर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें और ये देखें कि क्या वो 0.1 से 10 के बीच में लाई करता है। अगर हाँ, तभी मिक्स फ्लो कंसीडर करेंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी वेलोसिटी की बात ही नहीं की गई, वेलोसिटी दिया ही नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल है और वो फ्री कन्वेक्शन है। क्लियर? जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए वेलोसिटी भी दे दी जाती है, तो अगर वेलोसिटी दे दी जाए तो जरूर चेक कर लीजिएगा ग्रासैफ नंबर डिवाइडेड बाय द रेनॉल्ड नंबर स्क्वायर वैल्यू। क्लियर? अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वेलोसिटी दी नहीं, जनरली फ्री कन्वेक्शन के प्रॉब्लम में वेलोसिटी नहीं दी जाती है। क्लियर? तो आप यहाँ से आप रेलिक नंबर निकाल लीजिए। तो रेलिक नंबर इज द ग्रासैफ इंटू प्रांटल नंबर, ग्रासैफ इंटू प्रांटल नंबर इज म्यू CP बाई के, और ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे ये रेलिक नंबर की वैल्यू आ गई। तो एवरेज नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.12 और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 241.77। अब नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे एग्जैक्टली जो नसेल्ट नंबर मैंने डिफाइन किया है, डिराइव किया है आपके लिए। तो याद करिए मैंने नसेल्ट नंबर जो शुरुआत की क्लास में फोर्स कन्वेक्शन में बताया था, वो बताया था मैंने, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश। क्लियर? तो उसको मैंने क्या लिखा था, एच बार मल्टीप्लाइज बाई एल रेफरेंस।
एल रेफरेंस ही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, वो डिस्टेंस जहाँ तक ये इसकी हीट ट्रांसफर इफेक्टिव है, दैट्स वाई दिस इज द एल सी बाई के। तो यहाँ से एच बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और एच बार की वैल्यू कैलकुलेट करके आपने यहाँ पर इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया। तो हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू द एच बार सरफेस एरिया टी एस माइनस टी एफ, और आसानी से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉट में है, इसको किलो जूल पर आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीवे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस इज द प्रॉब्लम, मैंने बुक से लिया था ये प्रॉब्लम। कंसीडर 0.6 मीटर बाई 0.6 मीटर थिन स्क्वायर प्लेन इन अ रूम एट अ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? एक स्क्वायर प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन है, इस तरह से एक स्क्वायर प्लेन कंसीडर किया गया। ये है 0.6 और ये है 0.6। क्लियर? थिन स्क्वायर प्लेन इन अ रूम एट अ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वन साइड ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एक साइड जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाइल द अदर साइड इज इंसुलेटेड। क्लियर? तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? इस डायरेक्शन से अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि ये एक साइड से इंसुलेटेड है। क्लियर? इस तरह से ये इसको मैंने इधर से इंसुलेट कर दिया। अभी वो साइड कौन सी है ये इसमें बताएगा। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बाय द नेचुरल कन्वेक्शन। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री कन्वेक्शन का प्रॉब्लम है। इफ द प्लेट इज वर्टिकल, अब ये प्लेट अगर ऐसे रखी गई है, प्लेट हॉरिजेंटल रखी गई है, और सेकंड केस क्या है, ये पहला केस है, ए केस है, और अगर दूसरा है हॉरिजेंटल विद हॉट सरफेस फेसिंग अप, यानी ये है इधर अगर हॉट सरफेस है तो ये आपका बी केस हो गया। क्लियर? और सी केस में अगर आप इसी का अपोजिट कंसीडर करते हैं, अपोजिट मतलब कि आपने प्लेट कंसीडर किया और इधर से आपने इसको इंसुलेट कर दिया, इधर से इंसुलेट कर दिया, तो अब ये जो है ये हॉट डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? हॉरिजेंटल विद हॉट सरफेस फेसिंग डाउन। क्लियर? और प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं ये सारी, कंडक्टिविटी, प्रांटल नंबर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और बीटा की वैल्यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान है क्वेश्चन, केवल इसके लेने के पीछे रीज़न यही था कि इसमें आपको ये समझाया जा सके कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का इम्पोर्टेंस। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ कंसीडर की गई है सारी चीज़ें हैं। अब प्लेट अगर ये है वर्टिकल है तो वर्टिकल प्लेट में आपको एल सी इज द लेंथ ऑफ द प्लेट। तो लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है? 0.6, क्योंकि आपने क्या कंसीडर किया, ये इस तरह से, सॉरी ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये स्क्वायर है, ये 0.6 है। तो आपने ये 0.6 देखिए यहाँ पर रखा और ग्रेसैप नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और रेलिंग नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है मिक्स फ्लो है या नहीं, क्योंकि उसमें नेचुरल कन्वेक्शन लिखा हुआ है। तो रेलिंग नंबर अब देखिए 10 टू द पावर 8, यानी ये 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 9 के। अब यहाँ पर देखिए कोई इंपीरिकल कोरिलेशन नहीं दिया है, तो आपको जो फार्मूले मैंने बताए थे जो याद करने हैं, अगर आप उसमें देखेंगे कि 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 9 के बीच में सी की वैल्यू 0.59 और एन की वैल्यू 1/4 है। तो ये वैल्यू रख के आप यहाँ से नसेल्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बार एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाई के। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपने यहाँ पर यूज़ की है वही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ पर भी आपको यूज़ करनी है, के। तो यहाँ से एच बार की वैल्यू आ गई, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू न्यूटन कूलिंग लॉ से एच बार मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला केस करते हैं। इफ हॉरिजेंटल प्लेट, ये एक हॉरिजेंटल प्लेट है और ये हॉट सरफेस कंसीडर किया गया, ये वाला, और इधर जो है ये इंसुलेटेड है, इसके इस साइड जो है वो इंसुलेशन कंसीडर किया गया, ये इंसुलेशन है, दिस इज द इंसुलेटेड पार्ट। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मैंने आपको हॉरिजेंटल के केस में बताया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अगर इसको देखोगे इस तरह से, ये सरफेस एरिया कुछ ये है 0.6 और 0.6। तो थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सरफेस एरिया 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l प्लस l, सो दिस इज द 0.15। क्लियर? पेरीमीटर आप समझ सकते हैं कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस l, तो दिस इज द 0.6। क्लियर? तो रेलिंग नंबर इज इक्वल टू ग्रासहाफ इंटू प्रांटल, मल्टीप्लिकेशन किया और सिंपली यहाँ पर देखिए ये 1.195 इंटू 10 टू द पावर 7 आया। तो आपके इस केस में आपको ये देखना है कि रेलिंग नंबर किस रेंज के बीच में है, जो मैंने फार्मूले बताए थे, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 की रेंज है ये। तो 10, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो मैं बताना यहाँ पर भूल गया कि जैसे ये है, ये चीज़ जो लिखी है आपने 7.649 आपने ये चीज़ लिखी,
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो भी डिजिट लिखिएगा वो 1 पॉइंट के बाद ही निकालिएगा। इसको 0.76 अगर लिख देंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, या आप यहाँ पर 76.49 लिखेंगे तब भी ये डिजिट चेंज हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, एक ही नंबर के बाद यहाँ पर आपको डेसिमल कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग 10 टू द पावर कंसीडर करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप ना तो इसको पॉइंट में कंसीडर करिए, ना 2 पॉइंट के बाद कंसीडर करिएगा, हमेशा 1 पॉइंट के बाद आप कंसीडर करिएगा। तो दिस इज द 1.195 10 टू द पावर 7। तो ये जो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 की रेंज है। क्यों मैंने ऐसे बोला, अब मान लिया 0.195 अगर आप इसको कंसीडर कर रहे होंगे, तो 0.195 अगर कंसीडर कर रहे होंगे या 11.95 कंसीडर कर रहे होंगे, तो आपका यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगा। मान लिया पावर आपका 10 टू द पावर 8 हो गया, तो आपका रेंज से बाहर हो जाएगा और आप दूसरा फार्मूला यूज कर देंगे तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही पॉइंट पर कंसीडर करना है। क्लियर? तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू इस केस के लिए 0.54 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/4। क्लियर? तो यहाँ से आप एच बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में मैंने बोला कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है और इसमें इस साइड इंसुलेशन है और ये हॉट प्लेट है, इधर से ये हॉट प्लेट है। क्लियर? तो आप यहाँ पर एलसी तो सेम जैसे पहले कैलकुलेट किया था, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू ग्रासाफ इंटू प्रांटल नंबर, तो ग्रासाफ तो नंबर वही सेम रहेगा। अब रेंज बदल जाएगी, रेंज फार्मूला एक ही है, तो आपने यहाँ पर 0.27 और 1/4 रखा और इस तरह से आपने यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्री कन्वेक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ मैं असाइनमेंट्स दूंगा तो आपको क्वेश्चंस करने में ही समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।